बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का हमारा एक मौजू तो ये है कि शाह महमूद कुरैशी का मिशन किस हद तक कामयाब है। क्या वो इमरान खान से उसकी बाल्टी हथियार लेने में कामयाब हो जाएगा। बाल्टी से मुराद क़यादत है, क्योंकि हर पार्टी की क़यादत की एक अलामत होती है। तो इमरान खान ने अपनी अलामत एक बाल्टी को बनाया है। तो इस सिलसिले में कुछ दिलचस्प किस्म का अंदाज़ा है और जो सूरत हाल नज़र आ रही है। और दूसरा हमारा मौजू ये है कि पीटीआई के कम से कम 50 सेकेंडरी क्लास के लीडर ऐसे हैं जो दहशत गर्दी के वाक़यात में मुलव्वस हैं, लेकिन वो गिरफ़्तार नहीं हुए। और उनमें से कुछ तो ऐसे हैं जो मफरूर हैं और कुछ ऐसे हैं जो मफरूर नहीं हैं। यानी अब वैसे टेक्निकली मफरूर हैं, लेकिन प्रैक्टिकली वो बाज़ारों में घूम रहे हैं और उनकी मौजूदगी का हुक्काम को, पुलिस को, इदारों को, सबको इल्म है, लेकिन उन्हें पकड़ा नहीं जा रहा। और फिर ये भी कि इनमें से एक अच्छी खासी तादाद ने, ये इतला कन्फर्म ज़राए से मालूम हुई है कि राब्ता किया है और माफ़ी मांगी है और ये पेशकश की है कि हम पीटीआई से लाताल्लुकी ज़ाहिर कर देंगे, लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं दिया गया। यानी इनकार भी नहीं किया गया, लेकिन कोई उनको सरपरस्ती में लेने का यकीन भी नहीं दिलाया गया। तो ये इसकी कुछ तफसीलात हैं। तो नाज़रीन, सरे फहरिस्त ये है कि शाह महमूद कुरैशी ने मज़ीद 2 मुलाकातें की इमरान खान से और ये मुलाकातें नॉर्मल माहौल में हुई हैं। वो पहले दिन जो इतला आई थी कि वो एक तल्ख़ कलामी हुई है, वो तो गलत निकली। हालांकि ये जंग अखबार की ख़बर थी, जिसकी ख़बरें बिलअमूम ये तासुर है कि सही होती हैं, लेकिन ये ख़बर गलत निकली, तल्ख़ कलामी नहीं हुई। और वो जो इसके अलावा जो तफसीलात दी गई थी कि फ़ौज ने शाह महमूद कुरैशी के ज़रिए पैगाम पहुँचाया है कि मुल्क से बाहर चले जाओ, वो भी बिल्कुल झूठ निकली। फ़ौज ने ऐसा कोई पैगाम इमरान खान को नहीं दिया। अलबत्ता इमरान खान की अपनी ख्वाहिश ये ज़रूर है कि उसे बाहर जाने का मौका इस तरह दिया जाए कि बाहर जाने का इल्ज़ाम इमरान खान पर ना लगे। यानी ये फ़ौज, उसका मतलब ये है कि फ़ौज ये ऐलान करे कि हम इमरान खान को मुल्क से निकाल रहे हैं, जला वतन कर रहे हैं, या कोई इस तरह की कोई बात जिससे पीटीआई के कारकुनों को एक फेस सेविंग मिले कि जनाब खान साहब तो नहीं जाना चाहते थे, लेकिन उनको डंडा डोली करके मुल्क से बाहर जाने पर मजबूर किया गया। तो ये सारी इतलात गलत थी। असल में शाह महमूद कुरैशी की मुलाकात का एक ही नुक्ता था, मैंने पिछली इलाक में उस पर उसके बारे में बता दिया था। वो ये था कि आप आराम करें यहीं घर पे और पार्टी की क़यादत मुझे चलाने दें। तो इस सिलसिले में पहले दिन तो इमरान खान का इनकार था, लेकिन दूसरी मुलाकात में कुछ इमरान खान ने लचक ज़ाहिर की, जिसके बाद फिर शाह महमूद कुरैशी ने वही पार्टी का एक इजलास बुलाया, जिससे ये वाज़ेह तौर पर सिग्नल मिला कि पार्टी की कमान जो है वो शाह महमूद कुरैशी ने किसी हद तक संभाल ली है। और ज़ाहिर है शाह महमूद कुरैशी जहांगीर तरीन ग्रुप के साथ जा नहीं सकता, मुस्लिम लीग नून उसे लेगी नहीं, पीपल्स पार्टी भी उसे किसी सूरत नहीं लेगी। तो शाह महमूद कुरैशी को जो बेहतर ऑप्शन नज़र आता है वो यही है कि वो पीटीआई को मुनज़्ज़म करे इमरान खान के माइनस होने के बाद। इमरान खान तकरीबन माइनस हो चुका है, अब इसको प्लस करने की ख्वाहिशात हैं, वो जितनी मर्ज़ी ये लोग कर लें। और फिर शाह महमूद कुरैशी को एक ये भी लालच है, यानी उसका एक अपना अंदाज़ा है जो उसने लगाया है, वो ये है कि अगर पार्टी की कमान मेरे पास आती है, इमरान खान जो है वो चाहे जेल में हो, चाहे वो नाअहल हो, चाहे वो घर पे नज़रबंद हो, जो भी हो, लेकिन जब ये तअस्सुर मिलेगा कि इमरान खान का हाथ मेरे सर पर है, तो पीटीआई के बहुत सारे उम्मीदवार जीत जाएंगे। ये तअस्सुर गलत है, पीटीआई के जीतने का चांस डिम होता जा रहा है। लेकिन उसका जो मौक़िफ़ है, उसकी जो सोच है वो यही है कि पीटीआई के बहुत सारे उम्मीदवार जीत जाएंगे और फिर यूँ मुस्तक़बिल की हुकूमत साजी में मुझे भी एक नुमायाँ किरदार और क्या पता किंग मेकर का दर्जा मिल जाए। जिस तरह कराची में एक लतीफ़ा हुआ कि पीटीआई के जो वोटर थे बल्दिया कराची के इलेक्शन में, तो वो उनकी तादाद बहुत थोड़ी थी, लेकिन वो इस पोजीशन में आ गए कि वो जिस पार्टी की हिमायत करें वो मेयर उसी का होगा। लेकिन ज़ाहिर है वहाँ भी सूरत हाल बदल गई। पीटीआई के कुछ कौंसल जो हैं वो गिरफ़्तार कर लिए गए, कुछ मुस्लिम लीग नून के साथ मिल गए हैं, कुछ पीपल्स पार्टी के साथ मिल गए हैं। तो वो उसकी किंग मेकर होने की पोजीशन कराची में जो थी वो ख़त्म हो गई है। ये एक अलग कहानी है और वहाँ किसके साथ ज़्यादती हुई और क्या ड्रामा वहाँ चल रहा है और किस तरह पीपल्स पार्टी का मेयर जो है उसको यकीनी बना दिया गया है या यकीनी बनाया जा रहा है, वो एक अलग किस्सा है।
تو ناظرین یہ شاہ محمود قریشی کا بالٹی مشن تھا۔ بڑے اخبارات میں شائع ہونے والی خبریں بھی بعض اوقات 100% جھوٹی اور غلط ہوتی ہیں، یہ بھی ہم نے دیکھ لیا۔ بڑے بڑے میڈیا گروپ آج ان کی ایک ساکھ تھی حالیہ دنوں میں، وہ ساکھ متاثر ہوئی ہے، ان کی کئی خبریں غلط نکلی ہیں۔ جیسا کہ ایک بڑے میڈیا گروپ نے یہ بھی دعویٰ کیا تھا کہ عمران خان کو لینے کے لیے جہاز بھی پہنچ گیا ہے کہ اس جہاز میں بیٹھو اور ملک سے چلے جاؤ، اور میں نے اسی دن ولاگ میں کہا تھا کہ 100% جھوٹ ہے۔ عمران خان کو پاکستان میں ہی سزا دی جائے گی، پاکستان کے اندر ہی اسے ٹرائل کیا جائے گا اور اسے گرفتار کیا جائے گا۔ تو ناظرین جو پی ٹی آئی کے جو بہت سارے لیڈر تو ظاہر ہے وہ پریس کانفرنس کر کے اس میں چلے گئے، جہانگیر ترین کے ساتھ چلے گئے، کچھ پیپلز پارٹی کے ساتھ مل گئے، کچھ ابھی ڈاوا ڈول ہیں، لیکن ایک اچھی خاصی تعداد سیکنڈری کلاس کے لیڈروں کی وہ ابھی تک نہ تو کسی اور پارٹی میں گئی ہے، نہ انہوں نے کوئی پریس کانفرنس کی ہے، نہ انہوں نے پارٹی چھوڑنے کا عندیہ دیا ہے بظاہر۔ اور یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ دیکھو اتنے کڑے حالات میں بھی پی ٹی آئی کی اتنی اچھی خاصی تعداد جو ہے سیکنڈ کلاس لیڈرز کی۔ اچھا، ان میں سے جو بہت سارے لیڈر ہیں سیکنڈ کلاس، یہ لیڈر نہیں ہیں، یہ صرف ایک نام ہے۔ مثال کے طور پر فیصل جاوید، یہ کسی علاقے کی یونین کونسل کی سطح کا بھی لیڈر نہیں ہے، لیکن چونکہ عمران خان کے ہر جلسے کا یہ سیکریٹری یہی ہوتا ہے، اعلانات یہی کرتا ہے، ہماری شان ہماری جان عمران خان، اس طرح کر کے ڈرامے کرتا ہے، تو اس کو بھی ایک لیڈر کا درجہ دے دیا گیا۔ اسی طرح پی ٹی آئی کی بہت سی خواتین ہیں جو سوشل میڈیا کی زینت بنی ہیں، ان کا گلیمر، ان کی چال ڈھال، ان کا لباس، ان کا میک اپ، وہ اتنا ڈسکس ہوا کہ ان کو بھی اب لیڈر کا درجہ دے دیا گیا۔ خیر یہ ایک بحث ہم اس میں نہیں پڑھتے۔ تو اس فہرست میں ایک تو خیر سر فہرست جو ہے وہ ہے مراد سعید، جو واقعتاً مفرور ہے۔ چند دن پہلے اس کے بارے میں اسلام آباد کے ایک ذریعے نے یہ بتایا تھا کہ وہ تحویل میں لیا جا چکا ہے، لیکن اعلان نہیں کیا جا رہا۔ لیکن اس بات کو 5-6 دن ہو گئے ہیں، اور کسی لیڈر کو اگر تحویل میں لے لیا جائے اور اس کا اعلان نہ کیا جائے، تب بھی 5-6 دن کے بعد وہ بات چھپی نہیں رہتی اور پتہ چل جاتا ہے کہ وہ کہاں ہے، کس کی تحویل میں ہے یا لاپتہ ہے۔ جس طرح وہ ایک دہشت گرد ہے عمران ریاض خان، وہ لاپتہ ہے، اور لاپتہ ہے اس کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں چل رہا کہ وہ گرفتار ہے یا مفرور ہے یا کیا ہے، لیکن ظاہر ہے وہ کہیں نہ کہیں بند ہے، چاہے اسے پی ٹی آئی والوں نے بند کر کے رکھا ہے، چاہے اسے کسی اور نے رکھا ہے۔ تو سر فہرست مراد سعید ہے، اور اس کے بارے میں یہ واضح ہے کہ یہ وفاداری نہیں بدلے گا، کیونکہ یہ گریٹر پختونستان کے لیے ایک جو سازشی ان کا سیل ہے پی ٹی آئی کا، اس کا یہ ہیڈ ہے، اور دہشت گردی کی کمان بھی اسی کے پاس تھی۔ اس کو تو نہ معافی ملنی ہے، لیکن یہ ہے کہاں، یہ گرفتاری کیوں نہیں دے رہا؟ اس کے بارے میں ایک اطلاع یہ بھی تھی کہ یہ افغانستان چلا گیا، اور اگر افغانستان چلا گیا ہے تو وہاں تو وہ محفوظ ہے، وہاں سے وہ اپنے آپ کا اپنا رابطہ پی ٹی آئی کے کارکنوں سے بحال کر سکتا ہے ٹویٹر کے ذریعے کسی طریقے سے، لیکن ایسا کوئی رابطہ بھی نہیں ہے۔ یعنی اس کے ویئر اباؤٹس کے بارے میں بھی پتہ نہیں چل رہا، اس کی ایکٹیویٹی کے بارے میں بھی پتہ نہیں چل رہا، کوئی بات کنفرم نہیں ہو رہی۔ لیکن جب بھی وہ پکڑا گیا، اس کا جو انجام ہے وہ بڑا تشویشناک ہوگا۔ اچھا، کچھ لیڈر ایسے ہیں جو مطلوب ہیں دہشت گرد کارروائیوں میں، ان کی ویڈیو موجود ہے، فوٹیج موجود ہے، ہر چیز موجود ہے، لیکن ان کو پکڑا نہیں جا رہا، اور یہ شو کیا جا رہا ہے کہ چھاپے تو مار رہے ہیں لیکن وہ پکڑائی بھی نہیں آ رہے۔ ان میں کیا ہے؟ عثمان ڈار ہے، زرتاج گل ہے، حماد اظہر ہے، فیصل آباد کا جو قبضہ گروپ کا ہے فرخ حبیب دہشت گرد ہے وہ بھی، اور ایک شرمناک کردار، یعنی نہایت غلیظ قسم کا اخلاق باختہ شخص افتخار درانی ہے، وقاص اکرم ہے جو اس دن جنگ میں دہشت گردی کے لیے دہشت گردی میں باقاعدہ اس کی سرگرمیاں ویڈیو پر آئی ہیں، مولوی نور اللہ قادری ہے جو حج کا ٹھگ ہے، جس نے حاجیوں کے پیسہ کروڑوں روپے کھا لیا تھا، اور شبلی فراز ہے، حاجی اپنے حسان نیازی ہے، علی افضل شاہی ہے، اور راجہ بشارت ہے۔ یہ سب لوگ موجود ہیں، پولیس کو ان سب کے بارے میں پتہ ہے کہ کون کہاں ہے۔ مثلا علی افضل شاہی تو ٹھیک ہے، وہ عدلیہ کی پروٹیکشن میں ہے، اس کی گرفتاری کے فوراً بعد ہی اس کی جج نے، اس کا جو سسر ہے وہ چیف جسٹس ہے، تو اس کو تو گرفتار اس لیے نہیں کیا جا سکتا کہ وہ عدالت کی پروٹیکشن میں ہے۔ اور
हसन नियाज़ी जमान पार्क में मौजूद है, वहाँ उसको छापा मारकर क्यों नहीं पकड़ा जा रहा। इसी तरह ये राजा बशारत, नूरुल कादी, वकास अकरम, इफ्तिखार दुरानी, फ़र्रख हबीब, हमाद अज़हर, ज़रताज गुल और उस्मान डार, ये सारे कहीं रूपोश नहीं हैं। ये सिर्फ रस्मी तौर पर या ऐलान के तौर पर वो रूपोश हैं, और पुलिस ये बताती है कि हम छापे मार रहे हैं लेकिन वो हाथ में नहीं आ रहे, हालांकि पुलिस को अच्छी तरह पता है कौन कहाँ है। ये लोग इनमें से बाज़ तो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी इनको नहीं पकड़ा जा रहा। ये क्या राज है इसमें? इस राज में हुकूमत मुलव्वस है या इस राज की फरीक कोई और इदारा है? ये एक अजीबोगरीब बात है। और फिर इसके अलावा 5 ऐसे आदमी हैं जिनको गैर एलानिया तौर पर माफ़ी दे दी गई है। इनमें है शाह महमूद कुरैशी है, असद उमर है, एजाजुल हक है, शौकत तरीन है और उमर अयूब है। इन सब से कहा गया है कि आप बंदे के पुत्र बनें और मौज करें। अब इसमें से उमर अयूब बंदे का पुत्र कैसे बनेगा? वो तो अयूब खान की औलाद है। अयूब खान एक पाकिस्तान का अपने दौर का सबसे बड़ा इबलीस और पाकिस्तान का दुश्मन, ये उसका पोता है। शौकत तरीन ये मुसद्दका गद्दार है जिसने IMF से पाकिस्तान की डील नाकाम बनाने के लिए साजिश में अहम किरदार अदा किया, और इसके साथ ही वो उसका जो साथी है तबूर झगड़ा, उसको आम माफ़ी तो खैर नहीं मिली लेकिन वो शौकत तरीन का साथी था। असद उमर ठीक है, ये दहशत गर्दी में मुलव्वस नहीं था। शाह महमूद भी दहशत गर्दी में मुलव्वस नहीं था, लेकिन ये उमर अयूब तो बहरहाल इसमें मुलव्वस था। इसको भी रियायत दी गई है अयूब खान के नाते से। और अयूब खान से याद आया कि एक और गद्दार का बेटा क्या नाम है उसका, हुमायूं अख्तर, उसके बाप को मैंने गद्दार इसलिए कहा कि वो ज़ियाउल हक के ज़माने में उसने पाकिस्तानी फ़ौज का असला, जिनमें नहायत कीमती तरीन उस दौर के सबसे महंगे हथियार, यानी वो जो पैट्रियट और स्टिंगर मिज़ाइल जो थे इस तरह की हमें पाकिस्तान को मिली थी एक खेप, वो इस कमबख्त ने और कुछ दूसरा कीमती असला एक ऐसे मुल्क के हाथ बेच दिया जो उस वक्त पाकिस्तान का एलानिया दुश्मन था। तो और फिर जब इसकी मुखबरी हो गई कि इसने हथियार बेचे हैं, तो इसने ओजड़ी कैंप को ही उड़ा दिया आग लगाकर, उसमें दर्जनों बीसियों अफराद शहीद हुए, वो इनका भी कातिल है, तो इसलिए मैंने उसको गद्दार कहा। तो उस गद्दार का बेटा हुमायूं अख्तर, उसको भी आम माफ़ी है, लेकिन ठीक है उसको आम माफ़ी का एक जवाज़ है कि उसने दहशत गर्दी के हक़ में कुछ तकरीर की, ना ही दहशत गर्दी की उस रोज़ होने वाली वारदातों में हिस्सा लिया, वो ना किसी जुलूस में आया, तो चुनांचे ये उसका एक प्लस पॉइंट है। अगरचे उसकी सारी दौलत जो है वो इस हराम की कमाई की बुनियाद पर है जो इसके गद्दार बाप ने, ये 87-88 के ज़माने की बात है, 85-86 के बाद की बात है जब इसने ओजड़ी कैंप उड़ाया था। तो खैर ये लोग तो हैं आम माफ़ी में। अच्छा, बाकी जो लोग हैं उनमें हैं गंडापुर है, बहुत बड़ा गुंडा दहशत गर्द, इसने वहाँ पुख्तूनख्वा में अपना एक बहुत बड़ा अहाता है, इसका फार्म हाउस टाइप कोई इसका डेरा है, अब बहुत बड़ा कई किनाल का, मेरे ख्याल में 40-50 किनाल का। तो उसमें इसने अपनी एक ज़ाती मिलिशिया बना रखी है जिसमें सैकड़ों अफराद शामिल है, उनको ट्रेनिंग भी मिलती है, उनके पास जदीद तरीन हथियार भी हैं, एक पूरा नेटवर्क है टेररिज्म का जो ये चला रहा था। ये मफरूर है। कासिम सूरी ये भी खामोश है। आमिर डोगर है, गुलाम सरवर ख़ान है और यास्मीन राशिद है जिसकी गिरफ्तारी के लिए सुना है कि दोबारा कोशिश हो रही है। शहरयार अफरीदी है, फैसल जावेद है, सरफराज अली, सरफराज चीमा है, अली नवाज़ है, सदाकत अब्बासी है, आतम खान है और आज़म सवाती है। इनमें सफ़े अव्वल का तो खैर कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, लेकिन सफ़े दोम के लीडर भी ये इस तरह के हैं कि इनकी लीडरी किसी भी हल्के में नहीं है। मिसाल के तौर पर कासिम सूरी, इसको चंद 100 वोट मिले थे इलेक्शन में और फ़ौज ने, उस वक्त की फ़ौज की क़यादत ने इसे 35,000 जाली वोट दिलवा कर इसे कामयाब करवाया था। और फिर जब इलेक्शन कमीशन ने इसके ख़िलाफ़ फ़ैसला दिया कि ये तो 35,000 जाली वोट लेकर ये जीता है, तो इसको इन्होंने नाअहल करार दे दिया था। तो फिर अस्करी क़यादत की मुदाखलत पर सुप्रीम कोर्ट ने इसे स्टे दे दिया। वो स्टे आज तक चल रहा है, हालांकि अब ये ना तो स्पीकर है, डिप्टी स्पीकर है, और ना ही कौमी असम्बली का रुकन है क्योंकि मुस्ताफ़ी हो चुका है, लेकिन वो स्टे अभी तक मौजूद है। वो स्टे अभी खारिज नहीं हुआ, कार्रवाई नहीं चली। इनमें अली नवाज़ ये लोकल सतह का गुंडा है पिंडी का। उमर सरफराज चीमा ये भी लोकल सतह का गुंडा है, इसके पास भी कोई वोटों का वो चक्कर नहीं है। अली नवाज़ अवान का अलबत्ता कोई अपने हल्के में सियासी असर और रसूख है। इसी तरह सदाकत अब्बासी का भी अपने हल्के में असर और रसूख है।
आज़म सवाती का कोई असर रसूख नहीं है, इसके कोई लीडरशिप नहीं है, ये 2 टके का आदमी भी नहीं है सियासी लिहाज से, लेकिन इसके पास दौलत बेबहा है। कहा जाता है कि मलक रियाज के बाद पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जिसकी एलानिया दौलत है वो यही आज़म सवाती है। इसी तरह आतिफ खान है, वो भी उसकी कोई सियासी बेस नहीं है। आफरीदी की भी कोई सियासी बेस नहीं है, लेकिन इसका कबायली असर व रसूख है। इसका अपने कबीले का अपना एक धड़ा है जो खासा मजबूत है। जब ये इस्लामाबाद में इसने वजारत का हलफ उठाया था इमरान खान की काबीना में, तो ये सैकड़ों दहशत गर्द पख्तूनख्वा से लेकर आया था जिन्होंने इस्लामाबाद में मुसल्लह परेड की थी। तो ये चीज़ें बड़ी पुरानी चल रही हैं। बिगाड़ जो है ये उस वक्त की अस्करी क़यादत की सरपरस्ती में चला है, वरना कोई आदमी इस्लामाबाद में दहशत गर्दों की परेड कराए और वो बंदूकें लहरा कर नारे लगाएं और हवाई फायरिंग भी करे और उनके ख़िलाफ़ कानून हरकत में ना आए, ये चीज़ें समझ में नहीं आती। आमिर डोगर भी मुकामी सतह का सियासतदान है, बहरहाल उसका एक हल्का है। तो ये लोग जो हैं, ये जो इनकी गिरफ्तारी कब होगी, कैसे होगी, इनमें से अक्सरियत ने ये कहा है कि हम बंदे के पुत्र बनने के लिए तैयार हैं, लेकिन इनको जवाब में कोई यकीन दहानी नहीं कराई गई। फिर कुछ लोग हैं जो बाहर भाग गए हैं, उनमें एक बाबर अवान है जो लंदन भाग गया है, जुल्फ़ी बुखारी भी लंदन भाग गया है। फर्रा गोगी को अमारात में पहले ये इसने वहाँ जहाँ से पाकिस्तान से फ़रार होकर वहाँ छुपी हुई थी, तो पाकिस्तानी हुकूमत के दबाव के बाद अमारात की हुकूमत ने इसे वहाँ से निकाल दिया है और ये इटली चली गई और कोशिश कर रही है कि उसे वहाँ सियासी पनाह मिल जाए। इस तरह एक और दहशत गर्द औरत है शंदाना गुलजार, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बड़े जहरीले बकवास करती है, बड़ी गंदी गुफ्तगू करती है, किरदार भी इसका नहायत अखलाक बाख्ता है। तो ये भी बाहर फ़रार हो गई है। तो इनमें से एक औरत ऐसी भी है जो कहती है कि पाकिस्तान हमारे लिए एक कोठा है। इसकी वीडियो भी चल रही है कि पाकिस्तान हमारे लिए एक कोठा है। तो नाज़रीन, ये है इनकी गिरफ़्तारी और की सूरत हाल, और कहा जा रहा है कि गिरफ़्तारियाँ तो होंगी। एक नई लिस्ट बनी है, उसमें कुछ कारकुन भी हैं और उसमें कुछ ये सेकंड क्लास के लीडर भी हैं, ये पकड़े जाएंगे। लेकिन अभी तक इस सिलसिले में कोई पेशरफ्त नहीं हुई है। हालांकि तवक्को थी कोर कमांड ये जो फार्मेशन कमांडर्स का इजलास हुआ 4 दिन का और उसके बाद एक एलामिया जारी हुआ, तो बहुत सारे अखबार नवीसों को ये तवक्को थी कि कल या परसों ये गिरफ्तारियों का नया राउंड शुरू हो जाएगा। लेकिन अभी तक ऐसा कोई मामला नहीं हुआ और कोई ऐसी इतला भी नहीं है कि कल या परसों दोबारा गिरफ्तारियाँ होंगी। ये इतला ज़रूर है कि गिरफ्तारियों के नए राउंड का फ़ैसला कर लिया गया है। तो नाज़रीन, ये व्लॉग यहीं तक था। इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।